गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग क्या कर रहे थे ना, एक मिनट बस रिकॉर्डिंग। कहाँ थे हम लोग? अच्छा, ये कैसे पता कि क्या करने वाले थे? अच्छा, बता दिए थे। क्योंकि सीक्वेंस थोड़ा हम जोड़ तोड़ करके पढ़ाते हैं, आपको पता लगा होगा। लाइक रेसिस्टेंस सारे जगह पे ओम्स लॉ के बाद पढ़ाया जाता है, हम पहले पढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी अभी तक हम नहीं पढ़ाए हैं आपको। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पावर के बाद पढ़ाया जाता है, लेकिन हम पहले पढ़ाए हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फिनिश किए थे, यही था ना? फर्स्ट टॉपिक आज हमारा होगा लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सेकंड होगा व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। और इसके बाद फिर पावर से रिलेटेड सारे फॉर्मूला का डेरिवेशन आज फिनिश करेंगे हम लोग। डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला P is equal to VI derivation of the formula P is equal to I square R derivation of the formula P is equal to V square upon R। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। डेरिवेशन है इसलिए टॉपिक और नहीं बढ़ाएंगे हम, 5 ही टॉपिक होगा। एक काम आप लोग थोड़ा किया करो, लाइक आज का क्लास अभी है, और अगर आपके पास रात में कुछ भी इम्पोर्टेंट काम या अर्जेंट काम नहीं है तो इसका जो होमवर्क है वो सेम डे ही भेज दो, सेम नाइट मतलब भेज दो। आज आप जो पढ़ रहे हो आज ही रात में भेज दो। आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। आपके लिए क्यों अच्छा है? क्योंकि ये काम करना तो आप ही को है। होता ये है ना कि आप जब इसको पेंडिंग करते हो तो फिर होता है कि चलो कल करेंगे, चलो परसों करेंगे, फिर दिमाग में ये आता है कि फिजिक्स का जो नेक्स्ट क्लास होगा उसके पहले किसी भी तरीके से कर देंगे। और 6-7 दिन अगर आप लगा देते या 4 दिन भी लगा देते तो फिर वो फील और वो सारा कुछ नहीं हो पाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर सेम डे भेजते हैं तो मेरे लिए ये आसान होता है कि हम तुरंत चेक करके भेज देते हैं। कई बार ये होता है कि कुछ और काम में बिजी होते हैं हम लोग, तो आप अचानक से कोई एक सिंगल स्टूडेंट होमवर्क भेजता है तो फिर कभी कभी मेरे दिमाग से उतर भी जाता है। इन केस कभी ऐसा हो कि आप होमवर्क भेजें और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो प्लीज़ मेरे को रिमाइंड ज़रूर कर दीजिएगा। जैसा आपको पता है कि हम सिर्फ एकेडमिक सिर्फ फिजिक्स का क्लास नहीं ले रहे हैं, प्री फाउंडेशन से रिलेटेड मार्केटिंग मैनेजमेंट ये सारा कुछ देखना होता है। तो कई बार कुछ और मीटिंग हो गया या कुछ और काम हो गया तो नहीं हो पाता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप होमवर्क भेजें और अगर हम आपका चेक नहीं कर पाए तो प्लीज़ एक बार रिमाइंड कर दीजिए, एटलीस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ये लिख लिए सारे लोग? मिटा दें? देख लीजिए, लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट फर्स्ट टॉपिक है हमारा। सेकंड है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर। थर्ड है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI। फोर्थ है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। और लास्ट टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए प्लीज, कुछ भी किसी को पूछना है? सब कुछ समझ में आ रहा है ना यहाँ तक? आप प्रॉपर नोट्स बनाएं। नेक्स्ट डे हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स का कुछ शीट दूंगा आपको और आपको सॉल्व करना होगा। कुछ आप सॉल्व करेंगे, कुछ मैं सॉल्व करूंगा, और फिर हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू करेंगे। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट शुरू करने से पहले मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स चैप्टर 1 का जितना लेक्चर है वो सारे हमारे ऐप पर अवेलेबल हो जाए। आप अगर नोटिस किए हो, क्योंकि ग्रुप में ये चीज़ें हम नहीं लिखते हैं,
अदरवाइज बच्चे फिर लाइव क्लास छोड़ के रिकॉर्डेड ही देखेंगे और रिकॉर्डेड का वो फील नहीं होगा जो लाइव का होता है। तो अगर आपका कोई क्लास छूटा है या किसी क्लास को फिर से देखने की जरूरत है, जैसे आज एक बच्चा कंडक्टिविटी फिर से पूछ रहा था, तो सब कुछ आपके ऐप पर अवेलेबल होगा, आप ऐप पर जाइएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर चेक कीजिएगा। एटलीस्ट फिजिक्स तो सारा ही लेक्चर होगा, बाकी सब्जेक्ट में थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कई टीचर हैं हमारे जो अपने घर से क्लास ले पा रहे हैं क्योंकि वो हमारे सेंटर से दूर रहते हैं और कोविड-19 के इफेक्ट को देखते हुए हम लोग भी प्रेशर नहीं बना रहे हैं, तो उनके रिकॉर्डिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अभी तक हम तो सारा क्लास सेंटर आकर ही लेते हैं, इधर कंकड़बाग सेंटर या बोरिंग रोड सेंटर, घर से हम कोई क्लास अभी तक नहीं लिए हैं, मतलब अभी तक सब कुछ ठीक है। तो फिजिक्स चैप्टर 2 शुरू होने से पहले चैप्टर 1 का सारा लेक्चर वहाँ पे अवेलेबल होगा। और लेक्चर अवेलेबल कराने का एक और मकसद है कि आप बीच में भी कभी चैप्टर 3 चल रहा है, 4 चल रहा है, जब कभी टाइम मिले आपको या ऐसा लगे कि पूरा संडे खाली है, तो सारा लेक्चर आप बैक टू बैक एक बार देख लेंगे ना, तो चीज़ें रिवाइज होंगी, और रिवाइज होंगी तो आपके लिए आसान होगा। अब क्या है ना कि एक बार अगर आप प्रॉपर पढ़ लिए हैं तो आप उसको भगा भगा के भी देख सकते हैं। जितनी बार आप पढ़ेंगे, जरूरी नहीं कि मेरा ही लेक्चर, आप कोई और भी यूट्यूब पे किसी को देख सकते हैं या बुक रेफर कर सकते हैं, या आपके स्कूल टीचर आपको पढ़ा ही रहे हैं, तो आप जितनी बार चीज़ों को देखेंगे, जितनी बार चीज़ों को पढ़ेंगे, उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मार्क्स तो आ ही जाएंगे, स्कूल एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो, फुल मार्क्स फिजिक्स की तो गारंटी, आप सिर्फ क्लास अटेंड कर ले आपका आ जाएगा। लेकिन आगे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है आगे के पढ़ाई के लिए, एटलीस्ट आपका नॉलेजेबल होना बहुत ज़रूरी है। और मैं बार बार यही बोलता हूँ कि जब भी आप क्लास अटेंड करने आए तो क्लास शुरू करने से पहले दिमाग में ये सेट करें कि आज जो सर पढ़ाने जा रहे हैं वो कल मुझे किसी और को पढ़ाना है। जैसे आज हम पढ़ाने वाले हैं लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रिक पावर के बारे में सारा कुछ, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आपका कोई छोटा भाई, इनफैक्ट अगर है कोई छोटा भाई बहन तो जबरदस्ती पकड़ के उसको बैठा के पढ़ाओ, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और अगर आप, अभी तो लॉकडाउन हो रहा है, अदरवाइज मेरे कई स्टूडेंट रहे हैं जो पटना के टॉप मोस्ट स्कूल्स में 10th का बच्चा 10th को पढ़ा रहा होता है, ऐसा हुआ है। लास्ट ईयर 9th में ही हमारी, 9th नहीं 10th में इस साल गई थी वो, अभी बोर्ड का एग्जाम जो दी है 96% उसका मार्क्स है, भाव्या, तो वो संत माइकल स्कूल की स्टूडेंट है और उसके सेक्शन में शायद कुछ प्रॉब्लम था, बच्चों को फिजिक्स नहीं समझ में आ रहा था, तो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी ये 2 चैप्टर वो ब्रेक में पढ़ाया करती थी। और सारे बच्चे, सारे तो नहीं होंगे नो डाउट, 4-5 तो इधर उधर होते ही हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स पढ़ते थे। हम जैसे पढ़ा रहे हैं वही चीज़ वो जाके कॉपी पेस्ट कर जाती थी, तो उसका बहुत अच्छा हो गया फिजिक्स। अभी वो IIT का प्रिपरेशन भी कर रही है, 11th में है अभी। तो मतलब अगर आप ये दिमाग में रखेंगे ना कि आपको पढ़ाना है किसी को, इनफैक्ट अगर आप पढ़ाने लगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। और चलिए शुरू करते हैं। आपको यही बताया गया था, एक बच्चा नहीं आया अभी तक, यश, आपको ये बताया गया था कि करंट अगर कहीं से फ्लो आप कराते हैं तो 3 इफेक्ट होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट मतलब केमिकल चेंज ला देना किसी मटेरियल में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब उसमें हीट प्रोड्यूस कराना, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मतलब कि करंट पास कर रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, जो कि हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। एक नया इफेक्ट मैंने लिखा है, जनरली मेन तौर पे 3 ही इफेक्ट होते हैं, लेकिन लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आपके सिलेबस में है भी नहीं पूछा जाएगा आपसे स्कूल एग्जाम या बोर्ड में, फिर भी आपको जानना चाहिए कि लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है क्या। एक्चुअली जब कभी किसी कंडक्टर से आप करंट पास कराते हैं तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एट द सेम टाइम अगर उससे और भी ज्यादा करंट पास कराया जाए तो इट में प्रोड्यूस लाइट एनर्जी। जैसे बल्ब में आप करंट पास कराते हैं तो एक्चुअली वो बल्ब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही वर्क कर रहा है, लेकिन हीट के बाद का जो स्टेटस होता है उससे लाइट निकलना शुरू हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर तो वर्क करता है, ये लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही वर्क करता है। मींस व्हाट आई एम सेइंग, इफ करंट इज फ्लोन थ्रू अ कंडक्टर इट गेट्स हीटेड अप when sufficient amount of electricity flown up regularly, then it may emit light. This is called lighting effect of current. मतलब किसी कंडक्टर से जब करंट पास कराया जाता है तो वो करंट हीट में कन्वर्ट होता है। अब उससे रेगुलरली जब करंट पास कराया जाता है तो इट में इमिट लाइट। ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है, हर जगह नहीं होता। हीटर में
या आप जैसे इलेक्ट्रिक आयरन है, तो अब आयरन में आप करंट कितना पास करा दो, आयरन से लाइट थोड़ी ना निकलने लगेगा, कितना भी करंट आप पास करा दो उससे लाइट नहीं निकलने वाला। इट डिपेंड्स, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं इस वाले डेफिनेशन में आप क्या बता दें, ठीक है बच्चा बता देते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं ना कि आप जब करंट पास कराते हैं और उस करंट से हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर में, लेकिन ऐसा कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इट मे इमिट लाइट, दिस इज कॉल्ड लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसा बल्ब में होता है। बल्ब में इलेक्ट्रिक करंट से पहले वो हीट में कन्वर्ट होता है और फिर वही हीट जो है वो लाइट में भी कन्वर्ट होता है। ट्यूबलाइट में भी ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रिक लैंप में ऐसा होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक आयरन में ऐसा नहीं होता है। इसीलिए लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हर जगह नहीं होता है और हर कंडीशन में नहीं होता है, इसी वजह से उसको मेन कैटेगराइजेशन में नहीं रखा गया है। फिर भी आपको जानना चाहिए कि करंट के 3 तो मेन इफेक्ट हैं ही, साथ ही साथ एक चौथा भी इफेक्ट है। जो बच्चा लेट से ज्वाइन किया है किसी दोस्त से कॉपी मांग लीजिएगा और टॉपिक लिख लीजिएगा। तो एक चौथा ये भी टॉपिक है लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, कि आप करंट पास करा रहे हैं तो उससे हीट प्रोड्यूस हो रहा है और हीट के बाद लाइट भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसी को लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। सो व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट। When sufficient amount of electricity is flown further, it may emit light. This is called lighting effect of current. Example, electric bulb, electric lamp, etc. आपको बताया गया था कि दुनिया के हर बॉडी में एक प्रॉपर्टी होता है जिसकी वजह से वो करंट पास करने से रोकता है, उसको रेसिस्टेंस कहते हैं। दुनिया के हर बॉडी में अगर उसके यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का रेसिस्टेंस निकाला जाए तो उसको रेसिस्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कंडक्टेंस कहते हैं और रेसिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल होता है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं। रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट को रोका जाता है, कंडक्टेंस प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से करंट अलाउ होता है। आपको बताया गया था ये दोनों मतलब उल्टे नेचर के प्रॉपर्टी हैं, लेकिन ये दोनों ही में होते हैं, दोनों ही प्रॉपर्टी हर बॉडी में होते हैं। ये कोई बॉडी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेदर इट इज कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर। आई एम जस्ट टॉकिंग दैट व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू इट देयर इज अ प्रॉपर्टी by which it creates hindrance to flow current through it. This property is called resistance. There is also a property by which it allows electric current to flow through it, that is called conductance. जिस प्रॉपर्टी की वजह से करंट को फ्लो करने से रोकने की कोशिश की जाती है बॉडी के द्वारा, उस प्रॉपर्टी को आप रेसिस्टेंस कहते हैं, और जिस प्रॉपर्टी के द्वारा करंट को अलाउ किया जाता है फ्लो करने के लिए, उस प्रॉपर्टी को आप कंडक्टेंस कहते हैं। और रेसिस्टिविटी न्यूमेरिकल वैल्यू है जो यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया का रेसिस्टेंस होता है। कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी है। कंडक्टेंस को आप कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टिविटी को स्मॉल सिग्मा से। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट महो होता है जिसे हम लोग सीमेन भी कहते हैं, और कंडक्टिविटी का ऐसा यूनिट महो पर मीटर होता है जिसे हम लोग सीमेन पर मीटर भी कहते हैं। क्लियर है बच्चा? हाँ, यश माइक ऑफ कर लीजिए बाबू, बहुत आवाज आ रहा है। क्लियर है? कौन पूछे थे ये क्वेश्चन, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी? बताइए बताइए अमरनाथ, कोई रेज हैंड करने की जरूरत नहीं है, बस फास्ट बता दीजिए समझ में आया कि कुछ डाउट है? हाँ ओके, ये लेक्चर 3 का पार्ट है और लेक्चर 3 विद इन 3 और 4 डेज अपलोड हो जाएगा, तो आप आराम से देख लेना, पूरा डिटेल में डिस्कशन किया गया है। रेसिस्टेंस को उठा के फिर कंडक्टेंस करते हुए कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और सुपर कंडक्टर हम लोग टॉपिक किए थे। वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि क्यों किसी बॉडी से करंट पास करता है और समझने के लिए क्यों किसी बॉडी से करंट पास नहीं करता है। आगे हमारा इलेक्ट्रिक पावर। आप जब क्लास 9th में थे तो आपको बताया गया था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, नहीं, रेट ऑफ डूइंग वर्क को ही हम लोग पावर कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक है तो इलेक्ट्रिकल एप्लियंस बोल दीजिए, या फिर सीधा बोल सकते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। रेट का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? जा, ये भी नहीं पता है? हाँ,
ये भी नहीं पता रेट का मतलब क्या होता है, पर यूनिट टाइम। गुड, ये बात आपको बताया गया था डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में। यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो करता है उसी को तो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और फिर हमने आई को क्यू बाई टी कर दिया था। तो जहां पे भी रेट वर्ड आए नीचे तो टी आना ही आना है। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रिक पावर हो गया। ऊपर कहा जा रहा है वर्क डन और नीचे कहा जा रहा है रेट, मतलब क्या बाबू, क्रॉस सेक्शनल एरिया इलेक्ट्रिक करंट में, पावर में नहीं, कोई जरूरत नहीं है पावर क्रॉस सेक्शनल एरिया का नहीं। क्या क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या? अच्छा, ये चौक दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? अच्छे से देखो, नहीं दिख रहा? इस चौक में ये यहां से लेके यहां तक जो है ये सिलेंड्रिकल शेप है। अगर इसको इस तरीके से देखा जाए यूनिफॉर्मली तो ये सिलेंड्रिकल शेप है, और ये यहां से लेके यहां तक ये इसका टोटल एरिया है। लेकिन अगर इसके यूनिट एरिया की बात की जाए, ये वाला गोल स्फेरिकल शेप जो है, इस यूनिट एरिया को ही आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। मतलब किसी भी बॉडी का यूनिट एरिया जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या क्रॉस सेक्शनल एरिया कहा जाता है। ठीक है, अब तुम 3 दिन बाद बताना कि ठीक है कि नहीं ठीक है। ओके, सो इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला आपको मिला, वर्क डन बाय टाइम टेकन। क्लास 9th में आपको एक और बात बताया गया होगा कि जो बॉडी वर्क करता है उसी के पास एनर्जी होता है। मींस वर्क डन जो होता है वो एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है, और दोनों का ही ऐसा यूनिट सेम होता है। सो एनर्जी बाय टाइम टेकन हो गया। तो यहां से 2 नया फॉर्मूला मिला, पावर इज इक्वल टू W बाई टी अपॉन E बाई टी। फील क्या है इलेक्ट्रिक पावर का, थोड़ा समझो। एनर्जी का मतलब होता है एबिलिटी टू डू वर्क और कैपेसिटी टू डू वर्क। कोई काम कर रहा है, काम करने की एबिलिटी को आप एनर्जी कहते हैं। लेकिन पावर से पता चलता है कि उसकी इफिशियंसी कितनी है। इफिशियंसी का ये मतलब है कि वो जो काम कर रहा है, वो जो वर्क डन हो रहा है, वो फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है। आपको दिख रहा है ना, अगर काम जल्दी जल्दी हो, मतलब अगर टाइम ज्यादा लग रहा है मतलब काम स्लो हो रहा है तो पावर कम है, और अगर टाइम कम लग रहा है काम जल्दी जल्दी हो रहा है तो पावर ज्यादा है। मतलब ये कि इस लेक्चर के बाद कोई एक स्टूडेंट है जो 30 मिनट्स में सारा आंसर कर लेता है सही तरीके से, और डेरिवेशन कर लेता है 30 मिनट्स में, और एक है जिसको 3 आवर्स लग रहे हैं। तो पावरफुल ज्यादा कौन हुआ, ए की बी? ए हुआ। जिसको कम टाइम लग, और दोनों का क्वालिटी सेम है, ऐसा नहीं कि पहला वाला बस जल्दी जल्दी कर दिया, दूसरा वाला बहुत अच्छे से कर रहा है। क्वालिटी सेम है, वर्क डन सेम, हम कांस्टेंट रख दिए। तो पावर ये बताता है कि आप काम कितना फास्ट कर रहे हैं या काम कितना स्लो कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पावर से। अब ये पावर की बात है जो आप क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं, मैकेनिक्स में चैप्टर 4 में था आपका। यहां पे जब इलेक्ट्रिक पावर हो गया तो इलेक्ट्रिकल एप्लायंस की बात होगी। जैसे बल्ब आप खरीदते हैं और आपको बताया जाता है कि बल्ब है 100 वाट का, ये वर्क डन का ऐसा यूनिट जूल होता है, टाइम का सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट हो गया, और इसी को हम लोग वाट कहते हैं जेम्स वाट के ऑनर में। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। 100 वाट का बल्ब है, इसका क्या मतलब है? ये सवाल बोर्ड में पहले बहुत पूछा जाता था, अभी भी पूछा जा सकता है। अ बल्ब इज रेटेड 100 वाट, व्हाट डज इट मीन? इसका ये मतलब है 100 वाट का तो यही मतलब हुआ ना कि 100 जूल का वर्क डन हो रहा है यूनिट टाइम में, यही मतलब हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ये कि या तो 100 जूल का वर्क डन हो रहा है या 100 जूल का एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, यही 2 सेंस बन रहे हैं। तो अगर एक बल्ब 100 वाट का है तो इसका ये मतलब है कि वो बल्ब 100 जूल वर्क कर रहा है पर सेकेंड, या फिर वो बल्ब 100 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है पर सेकेंड। अगर आपसे कहा जाए कि 100 वाट का बल्ब की वजह से बिजली बिल ज्यादा आएगा या 10 वाट की बल्ब की वजह से, तो क्या आंसर होगा आपका? 100 वाट की वजह से, क्योंकि वो एनर्जी ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, वो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ले रहा है, तो ज्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लेगा तो डेफिनेटली आपका कंजम्पशन ज्यादा होगा और उसी हिसाब से रेटिंग भी होगा, उसी हिसाब से बिजली बिल आपका आएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो नेक्स्ट डे हम लोग डिस्कस करेंगे भी।
फिलहाल इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एनी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. इट इज गिवन बाय कैपिटल लेटर P. इट्स यूनिट इज जूल पर सेकेंड विच इज ऑल्सो नोन एज वॉट. इसके अलावा भी कुछ इनका यूनिट है, जैसे किलोवाट. तो 1 किलोवाट में होता है 10 टू द पावर 3 वाट, मीन्स 1000 वाट. मेगावाट 10 टू द पावर 6 वाट. एक अलग तरह का यूनिट होता है हॉर्स पावर. एक हॉर्स पावर में कितना होता है वाट? 9th वाले दुष्ट बच्चा लोग जिनको पढ़ाया गया है बताइए तो, एक हॉर्स पावर में कितना वाट? चलिए ठीक है, ये तो दुष्ट बालक लोग हैं जिनको हम पढ़ाए थे 9th में. जो किसी और से पढ़े वो लोग बता दीजिए. एक हॉर्स पावर में कितना वाट? ये सवाल 9th का बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है. 750 नहीं, थोड़ा सा 746. एक्चुअली अभी भी हम लोग कई सारे मशीन का हॉर्स पावर में ही मेजर करते हैं, मैंने आपको बताया था. तो ये सारे यूनिट्स हैं इलेक्ट्रिक पावर के. ऐसा यूनिट जूल पर सेकेंड या वॉट होगा. तो इलेक्ट्रिक पावर, हाँ जी बताइए. हाँ, कार, ट्रैक्टर, जितने भी सबका हॉर्स पावर में बीएचपी में, ब्रेक हॉर्स पावर उसको कहते हैं, सेम ही चीज एचपी के. क्या है ना कि पावर से पता चलता है कि कोई काम कितना फास्ट हो रहा है या कितना स्लो हो रहा है. और रेटिंग आपको पता होगा, आपके बुक में एक बहुत ही अच्छा लिस्ट दिया हुआ है, टेबल. आप घर में मतलब क्लास के बाद देखिएगा कि बल्ब 100 वाट का होता है या फैन 150 वाट का होता है. या मैंने आपको डे 1 को बोला था कि मम्मी बोलती है एसी बंद कर दो वोल्टेज कम है, या मोटर बंद दो वोल्टेज कम है. एक्चुअली ये पावर का ही तो चक्कर है. जो हेवी एप्लायंसेज हैं उनको ज़्यादा वर्क डन करना पड़ता है, उनको ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत होती है. ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं V = W/Q. वर्क डन ज़्यादा करना होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा. और इसी वर्क डन की बात यहाँ पे भी की जा रही है. पोटेंशियल डिफरेंस अगर ज़्यादा नहीं होगा तो वर्क डन हो ही नहीं पाएगा. इसी वजह से जैसे हीटर होता है 1500 वाट का, 2000 वाट का होता है. एसी होता है 1000-1500 वाट का. बल्ब जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे क्लास लेने के लिए वो 1200 वाट का है. तो जितना ज़्यादा आपका ये होगा रेटिंग पावर, उतना ज़्यादा आपका वर्क डन होगा या उतना ज़्यादा एनर्जी वो कंज्यूम करेगा. तो इलेक्ट्रिक पावर आपको यही आइडिया देता है. और इसीलिए जितना हेवी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस है उसे कम से कम यूज करने को सजेस्ट किया जाता है, सो दैट इलेक्ट्रिसिटी बिल कम आए. और इलेक्ट्रिसिटी बिल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एनर्जी को सेव किया जाए. फॉर्मूला 2 नया नया पढ़े हम लोग. P = W/T और P = E/T. इस पर बेस्ड तो न्यूमेरिकल्स हम लोग करेंगे ही करेंगे. साथ ही साथ हमें कुछ और भी फॉर्मूला पढ़ना है, जिसमें 3 फॉर्मूला है. P = VI, P = I²R और P = V²/R. तो पहले मैं करूंगा, आप समझिएगा, फिर मैं आपको टाइम दूंगा, आप लिखिएगा कि जो फॉर्मूला है उसको डिराइव करते कैसे हैं. फर्स्ट यू हैव टू प्रूव या टू डिराइव P = VI. और मैंने आपको बताया था H = I²RT वाले फॉर्मूला में ही कि बहुत ज़्यादा इधर दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा थोड़ा कॉमन सेंस. और जो कुछ भी आप पहले से पढ़े हैं, मतलब आप जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला पढ़े हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का पढ़े हैं, ओम्स लॉ पढ़े हैं, वही सब को यूटिलाइज कर जाएंगे हम लोग. और देखिएगा फॉर्मूला ये जो होगा वो प्रूफ हो जाएगा. ठीक है, तो आप जानते हैं, प्लीज अभी कोई मत लिखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए. मैं लिखने का अलग से टाइम दूंगा. बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के डेफिनेशन से हमें पता है P = क्या? W/T. ये एक इक्वेशन हो गया. सेकेंड, बाय द, मैं कौन सा स्टेप क्यों ले रहा हूं वो भी अलग से बताया जाएगा. इतना लंबा लिखने का जरूरत नहीं, वो भी अलग से आपको बताया जाएगा. लेकिन फिलहाल मैं क्या कर रहा हूं वो आप देखो. दूसरा डेफिनेशन, अब देखो W आ गया है तो W के लिए एक ही फॉर्मूला आप पढ़े अब तक, V = W/Q, मीन्स बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. तो पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूला से
V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो यहां से आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू V इंटू क्यू, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लीजिए। अब आप क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो इक्वेशन सेकेंड से आप W का वैल्यू ले रहे हैं और पुट कर रहे हैं फर्स्ट में। तो P था यहाँ पे, W के ऊपर आप VQ डाल देंगे, नीचे है आपका T। ठीक है, इसको मान लीजिए थर्ड। आगे अब देखो P इज इक्वल टू आपको VI लाना है, V तो आ चुका है, इसको I लाने के लिए क्या करेंगे, करंट का डेफिनेशन, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q बाई टी, इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q बाई टी फ्रॉम इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3 वी हैव। तो अब वैल्यू पुट करेंगे I इज इक्वल टू क्यू बाई टी को, तो ये P था, ये VI हो गया। उतार लीजिए आप सारे लोग। अभी मैं फिर से समझाऊंगा, समझाने में बहुत गंदा हो जाता है, इसलिए पहले साफ सुथरा जो है उसी से उतार लीजिए सारे लोग। लिख लिए, सारे लोग लिख लिए। चलिए, तो आज आपको सीख लेना है और किसी को सिखा भी देना है कि डिराइव कैसे करते हैं P इज इक्वल टू VI। मतलब पावर जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। लेकिन ये बात आप डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे। डेफिनेशन में तो आपको यही लिखना है कि पावर वर्क डन बाई टाइम टेकन होता है या पावर एनर्जी कंज्यूम्ड बाई टाइम टेकन होता है, यही चीज आपको लिखना है। तो हम लोग क्या सीख रहे हैं कि P इज इक्वल टू VI को डिराइव कैसे करना है। अब तक जो भी इनपुट्स आपके पास है, जो भी डेफिनेशन आप पढ़े हैं, जो भी फॉर्मूला आप पढ़े हैं, उसी को अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज कर गए और फॉर्मूला आपका प्रूफ हो गया। पहला चीज तो वही कि आपको कौन सा स्टेप क्यों ले रहे हैं, अगर ये बात आप समझ जाएं तो आप भी यहां पे आ जाएंगे जहां पे हम हैं। जितना हम जानते हैं उतना आप भी जानने लगेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चनिंग आप करते हैं तो बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए। ये सब्जेक्ट बस एक ही चीज कहता है आपको, क्वेश्चन करना सीखो, क्यों हो रहा है, यही क्यों लिए हम, कोई और। देख रहे हो ओम्स लॉ तो मैंने नहीं यूज किया, जबकि ओम्स लॉ भी इंपॉर्टेंट है, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। तो पहला स्टेप हमने लिया पावर का फॉर्मूला। सवाल है क्यों, क्योंकि हमें पावर को ही प्रूफ करना था। पावर का फॉर्मूला लाना है और एक हमारे पास एज इनपुट, और डेफिनेशन प्रूफ नहीं होता है। डेफिनेशन अपने आप में प्रूव्ड है कि पावर है ही वही चीज जो W बाई टी है, पावर है ही वही चीज जो एनर्जी बाई टाइम टेकन है। तो पहला फॉर्मूला हम पावर लिए क्योंकि पावर ही प्रूफ करना था। तो एज इनपुट P हमें मिल गया W बाई टी करके। W बाई टी किए तो ये समझ में आया कि पावर, अरे तेरी बच्चा लोग निकल जाता है फिर वापस से एंट्री लेता है, हद है। एक 9th का बच्चा एंट्री मांग रहा है, दे दिया जाए? नहीं ना, नहीं ना, पैसा तो 9th का दिया, 10th क्यों पढ़ाया जाएगा? उसको लगा होगा कि 9th का शुरू हो गया है। P तो मिल गया हमें। अब हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें लाना है V और I, और W और T मिल रहा है, मींस W को भी रिप्लेस करना होगा और T को भी रिप्लेस करना होगा। अब W को रिप्लेस करना आप सीख चुके हैं लास्ट ही हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT वाले में, कि W कहीं भी रिप्लेस करना हो तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला यूज कीजिए, V इज इक्वल टू W बाई Q। अब तक आपको W के लिए इतना ही बताया ही गया है और वर्क डन से रिलेटेड और कोई फॉर्मूला आपको पढ़ाया ही नहीं गया है, और नहीं पढ़ाया गया है तो आप यूज भी नहीं कर सकते। तो W को रिप्लेस करने के लिए हम पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ले लिए, V इज इक्वल टू W बाई Q, और W मतलब W इज इक्वल टू V इंटू Q, इसको लिखा जा सकता है। अब यहां से W का वैल्यू पुट कर गए, VQ को W की जगह पर पुट कर गए। अब जैसे ही हम VQ पुट किए
अब क्या है ना कि भी तो आ गया लेकिन आई लाना है, लेकिन यहां पे साफ नजर आ रहा है कि Q बाई टी आया है, और Q बाई टी को क्या लिखा जा सकता है? आई लिख सकते हैं ना, तो P इज इक्वल टू वी आई आ गया। मतलब आपको ध्यान ये रखना है कि पहले इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला यूज किए, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का यूज किए, और फिर वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला यूज किए, बस हो गया, P इज इक्वल टू वी आई प्रूफ हो गया। फिर से देखते हैं, P इज इक्वल टू वी आई प्रूफ करना था, हम लिखे P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। W की जगह पर भी क्यू लिखा जा सकता है और Q बाई टी को I लिखा जा सकता है। इससे आसान कुछ हो सकता है? यही तो किया है ना, कि कुछ अलग किए हैं। लेकिन ऐसे आप मत कीजिएगा, लैंग्वेज इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। लेकिन मतलब है ना कि चीजें बहुत सिंपल है। P इज इक्वल टू वी आई करना था, हम P का फॉर्मूला लिखे W बाई टी, W की जगह पर भी क्यू लिख सकते हैं क्योंकि V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी क्यू लिखे, नीचे T जैसा था वैसे ही छोड़ दिए, और Q बाई टी को I लिख दिए, हो गया प्रूफ। और आगे का जो दो है वो और आसान है क्योंकि वो इसी से आगे बढ़ता है। मींस आप P इज इक्वल टू वी आई लाए थे ना, टोटल कितना इक्वेशन मैंने लिखा था? 1 ये वाला था, फिर 2 था, फिर 3 था, फिर 4 का वैल्यू। लास्ट इक्वेशन कौन सा है आपका? आपके कॉपी में लिखा हुआ होगा, सबसे लास्ट इक्वेशन कौन सा मैंने माना था? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी को कौन सा इक्वेशन माने थे? 3 या 4? हाँ, इसको 5 मान लेते, 5 इसको मान लेते हैं। P इज इक्वल टू वी आई। अब देखो, अब इलेक्ट्रिसिटी की बात है, आपको मैंने पहले भी कहा है, जब तक ओम अंकल आएंगे नहीं सब कुछ कंप्लीट होगा नहीं। तो बाई ओम्स लो V इज इक्वल टू आई आर, इसको इक्वेशन 6 मानिए। प्लीज अभी लिखिएगा नहीं, सब कुछ समझिए आप, टाइम दिया जाएगा लिखने का। वैल्यू पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम इक्वेशन 6 इन इक्वेशन 5 वी हैव, वैल्यू पुट करेंगे तो P वी आई था, V की जगह पर आई आर लिख दिए, और एक तो आई पहले से आ रहा है। P इज इक्वल टू क्या मिला? आई स्क्वायर आर, ये भी प्रूफ करना था। एक और चीज सीखना है, तो बाई ओम्स लॉ आई का वैल्यू इस बार पुट करेंगे, V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। इसको इक्वेशन ये 6-7 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 8 मान लीजिए। अब क्या करोगे आप? पुटिंग द वैल्यू ऑफ I फ्रॉम इक्वेशन 8 इन इक्वेशन 6 में करेंगे, 7 में नहीं करेंगे। 6 में पुट कर रहे हैं I का वैल्यू, देखो यहां से 6 में नहीं 5 में करोगे, इक्वेशन 5 इसमें पुट करो, P हो गया, V हो गया, I के यहाँ पर V बाई R हो गया, तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय R। जल्दी से राइट कर जाइए, इसको फिर से समझाते हैं। समझाना क्या है? ओम्स लॉ मैंने यूज किया है और सब कुछ कर गए, तो डू इट फास्ट एवरीवन। चलिए, तो अगर आप P इज इक्वल टू वी आई कर चुके हैं, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर या P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर बच्चा लोग का खेल है। बस ओम्स लॉ लेना है, P इज इक्वल टू अगर वी आई पता है और आई स्क्वायर आर करना है, तो आई तो एक मिला ही हुआ है, एक V को रिप्लेस करना है और R लाना है, तो V इज इक्वल टू आई आर कर दिया, ये आ गया। दूसरा P इज इक्वल टू वी आई आपको पता है, और अगर आपको लाना है V स्क्वायर बाई आर, मतलब I हटा देना है, तो I हटाने के लिए V बाई आर कर गए और ये आ गया आपका। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सर अगर स्कूल एग्जाम में या बोर्ड्स में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि डिराइव द फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो क्या हम डायरेक्ट P इज इक्वल टू वी आई लिख के और ओम्स लॉ लगा के और इसको प्रूफ कर सकते हैं? आंसर है नो, आपको शुरू से करना पड़ेगा, क्योंकि P इज इक्वल टू वी आई कोई प्रूफ्ड इक्वेशन नहीं है, ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा। या फिर आपसे अगर पूछ दिया गया कि P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्रूफ करो, तो क्या इतना छोटा डेरिवेशन होगा? आंसर है नहीं, आपको पूरा करना पड़ेगा।
P इज इक्वल टू वी आई पहले आप प्रूफ करेंगे, वही इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, वही पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला और वही पावर का फॉर्मूला यूज करते हुए, और फिर आप ये फाइनल स्टेज यहां तक पहुंचेंगे, या इस वाले केस में यहां तक पहुंचेंगे। समझ रहे क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है, तो P इज इक्वल टू वी आई का हेल्प लेते हुए आप यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर किसी एग्जाम में तीनों पूछ दिया गया कि डिराइव द फॉर्मूला ए पी इज इक्वल टू वी आई, बी पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आई आर, सी पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, तो फिर आप एक सीक्वेंस से शुरू करेंगे जैसा मैंने किया है और फिर लास्ट वहां तक कर जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे प्रूफ हो ये बताने का एकदम जरूरत नहीं है, क्योंकि v इज इक्वल टू आई आर आप पुट करेंगे तो ये वाला डेरिवेशन हो जाएगा, और i इज इक्वल टू वी बाई आर आप पुट करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। फिर से बताना है तो प्लीज मेरे को बता दीजिए। आज का हमारा क्लास बहुत ही आसान, बहुत ही बच्चा वाला और बहुत ही ईजी रहा है, लेकिन है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट था लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। व्हेनेवर करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस हीट। व्हेनेवर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोन रेगुलरली टू इट, इट मे produce or it may emit light. This is called lighting effect of current. Example, electric bulb, electric lamp, etc. Thereafter, what is electric power? The rate of doing work by any electrical appliance is called electric power, or the rate of energy consumed by any electrical appliance is called electric power. It is written by capital letter P. It is a scalar quantity. Its formula is P is equal to W by T is equal to E by T. Its SI unit is joule per coulomb. Joule per second, which is also known as watt. Its another unit is kilowatt, megawatt, horsepower. 1 kilowatt is equal to 10 power 3 watt. 1 megawatt is equal to 10 power 6 watt. 1 horsepower is equal to 746 watt. Thereafter, derivation of the formula P is equal to VI. We take the formula of power first, means P is equal to W by T. Thereafter, we replace W by V into Q by the definition of potential difference. Thereafter, we replace Q by T by the help of the formula of electric current, means I is equal to Q by T, and we get the result. Whenever we are supposed to derive the formula P is equal to V square by R, we use V is equal to IR, and whenever we are asked to derive the formula P is equal to I square R, we put the value of I as I is equal to V by R by the help of Ohm's law. कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो पढ़ा दीजिएगा सब लोग। चलिए, आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं। आगे हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगा और वो लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। हालांकि कुछ एडवांस जैसे कैपेसिटर एक टॉपिक है 12th का, वो भी मैं मेंशन करूंगा इस बार। हाँ जी बताइए, एनीथिंग एल्स, कुछ पूछना है? चलिए, बाय, गुड नाइट, टेक केयर। होमवर्क वही है जो टॉपिक लिखा हुआ था। फर्स्ट होमवर्क है व्हाट इज लाइटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, सेकंड है व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, थर्ड डिराइव द फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI, फोर्थ डिराइव द फॉर्मूला P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R, फिफ्थ डिराइव द फॉर्मूला P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। दैट इज द होमवर्क। ये सब भी अब बताना पड़ेगा। सब लोग आज रात में भेजिए होमवर्क करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। सूरज, आपका ये पहला क्लास है लाइव, तो आपका जो भी क्लास छूटा हुआ है वो आपको रिकॉर्डेड दिया जाएगा ऐप के हेल्प से। मैं आपको कम्युनिकेट कर दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? चलिए फिर विदा लेते हैं आप सबसे।